अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। कौमी सलामती कमेटी ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होने वाले फैसलों की तौसीक कर दी है और इसका मतलब ये है कि हमारी जो सियासी क़यादत है उसने ये बात कह दी है कि जनाब जो तुसी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो जिस तरह करी जा रहे हो इस तरह जारी रखो काम, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस किस्म की इतलात पाई जा रही हैं कि जनाब अगले 48 घंटों के दौरान कुछ सख्त किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं, कुछ सख्त किस्म के जो क्रैकडाउन है उसकी इतलात हैं कि जनाब सख्त जो ये जो लोग हैं जो बहुत सारे मामलात में मुलव्वस हैं इस वक्त, इनको उठा लिया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये कानूनी कार्रवाई कैसे होगी, क्या होगा, ये एक अलग मामला है, लेकिन इस वक्त चूँकि हालात बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं ऑडियो लीक्स के सामने आने के बाद, और इसके ऊपर से हमारी अस्करी क़यादत के साथ साथ हमारी सियासी क़यादत ने भी ये फैसला किया है कि वो सर जोड़ कर बैठेंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PDM का जो सरबराह इजलास है उसको बुलाने का फैसला कर लिया है और इसके अंदर भी ये ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर गौर किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट है और वो अहम डेवलपमेंट ये है कि गैंग ऑफ 3 लंदन पहुंच गया और ये जो गैंग ऑफ 3 है ये लंदन के अंदर कुछ अहम मुलाकातें कर रहा है और इतलात इस किस्म की है कि लंदन के अंदर कुछ अहम तरीन फैसलों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ये गैर सरकारी लेवल के ऊपर मुलाकात हो रही है और इस ये जो गैंग ऑफ 3 है इसके अंदर मईशत से ताल्लुक़ रखने वाला, तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाला, सियासत से ताल्लुक़ रखने वाला या इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा कोई बंदा इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये वो तमाम लोग हैं जो हमारे अहम तरीन स्टेक होल्डर्स के साथ करीब तरीन ताल्लुक़ रखते हैं और उसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर ये लंदन में पहुँचे हुए हैं और ये लंदन में बैठकर कुछ अपने मामलात को सीधा पदरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामती कौंसिल के इजलास और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास के अंदर कौन कौन से अमूर तय पाए और किस किस तरीके से अब इन मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, क्रैकडाउन कब से आगाज़ किया जाएगा इस क्रैकडाउन का, और इस क्रैकडाउन में कौन कौन से जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हतमी कोशिश की जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 2 और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये आज का मौजू है, लिहाजा आज के मौजू पर ज़रा थोड़ी सी पहले बात करते हैं क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर 2 अहम चीज़ें चलनी हैं। एक मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की जो अपील है एवन फील्ड रेफरेंसेस के हवाले से उसकी समाअत होनी है और मरियम साहिबा ने आज वहाँ पर पेश होना है और पेश होने का मतलब ये है कि उसके बाद उन्होंने मीडिया से यकीनी तौर पर गुफ्तगू करनी है और ये गुफ्तगू मौजूदा हालात के तनाजुर में इमरान खान साहब पर एक सख्त तरीन हमला साबित होगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से जो उनको मोहलत मिली थी तौहीन अदालत केस में हतमी जवाब जमा कराने की, इमरान खान साहब की तरफ से मुमकिन तौर पर आज वो हतमी जवाब दायर कर दिया जाएगा और फिर उस जवाब के बाद 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि इस जवाब के बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, यानी इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करनी है या इस मामले के ऊपर मिट्टी पाने वाला कोई जो तरीकाकार है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और मरियम साहिबा की चूँकि कल आज पेशी भी है और कल उन्होंने जो ऑडियो लीक हुई थी इमरान खान साहब पर उसके ऊपर कुछ उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे जिसके अंदर उनका यह कहना था कि अगर आज हर तरह का संगीन जुर्म साबित होने के बाद भी इस गद्दार इमरान को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता तो फिर मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हम सब को समझा जाएगा। 22 करोड़ का मुल्क 4 साल एक नाअहल, नाहंजार और गद्दार के हाथों में गिरवी रहा। इसने दाखिली और खारजी सतह पर मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और साकिब निसार जैसों ने इसे सादको अमीन करार दिया। कौन सा जुर्म है जो इस पर साबित नहीं हुआ, और वो खुद कह रहा है कि मैंने अवाम के साथ खेलना है। तकलीफ दे बात ये नहीं कि एक गैर मुल्की तरबियत याफ्ता फॉरेन फंडेड फितने ने पाकिस्तान की तकदीर से खेला। इसने तो यही करना था क्योंकि मुल्क में इंतशार फैलाने के एवज़ इसने लाखों डॉलर पकड़े हुए थे। तशवीशनाक पहलू ये है कि इमरान गद्दार वो सब करता रहा और सब चुप करके देखते रहे। मरियम साहिबा का ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट के बारे में मेरी जो राय है, ख़ास तौर पर ये जो उनका आखिरी ट्वीट मैंने पढ़ा है जिसके अंदर वो ये कहती हैं कि तशवीशनाक पहलू ये है कि इमरान गद्दार वो सब करता रहा और सब चुप करके देखते रहे। इसमें उनका मुखातब कौन है, क्योंकि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो मौजूदा हुकूमत तो यकीनी तौर पर अपोजिशन में थी और इसका मतलब ये है कि इस सारे अमल पर उन्होंने
इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया कि जनाब हम तो इक़्तिदार से बाहर थे, हम तो सड़कों पर थे, या हम तो सिर्फ ट्वीट खेल रहे थे। उस वक्त आप ये जो हेल्म ऑफ अफेयर्स है वो आपके पास था, मामलात को आप चला रहे थे, आप खामोशी से देखते रहे। और अगर वो खामोशी से देखते रहे तो फिर इसका मतलब ये है कि खराबी के अंदर उनका भी हिस्सा है, और अगर खराबी के अंदर उनका हिस्सा है तो फिर मौजूदा हुकूमत और मौजूदा अरबाब इख्तियार भी तो उसी अतार के लौंडे के पास जा रहे हैं ना, और कहाँ जा रहे हैं? वो भी उधर ही जाके दवाई ले रहे हैं, वहीं पे जाके अपने मर्ज का इलाज कर रहे हैं। मरियम साहब अगर ये कहती हैं कि अगर आज हर तरह का संगीन जुर्म साबित होने के बावजूद इमरान इबरत का निशान नहीं बनाया जा रहा तो फिर मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हम सबको समझा जाएगा। तो भाई आपके हाथ किसने रोके हैं? आप हुकूमत है ना। मरियम साहिबा का मतलब है हुकूमत। मरियम साहिबा की जमात इस वक्त हुकूमत में है। ये वो जमात हुकूमत में है जिसमें मरियम साहिबा नायब सदर हैं। उनका जो चचा हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। उनके जो दूसरे अंकल हैं वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर ख़जाना हैं। उनकी जमात अक्सरियत रखती है इस वक्त अददी एतबार से हुक्मरान इत्तेहाद की अगर मैं बात करूँ तो फिर किसने रोका हुआ है मौजूदा हुकूमत को कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करे? देखिए, बयानबाजी करना इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर हर एक का राइट है, जमहूरी हक़ है, लेकिन जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको अदा किए बगैर अगर हम ये कहें कि जनाब हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो पूरी हो जाएंगी सिर्फ बयान के ज़रिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं पहले भी कई मरतबा आप सबके हजूर ये बात पेश कर चुका हूँ कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं होती। पॉलिटिशियन होगा तो वो फुल टाइम होगा। इमरान खान साहब से आप 100 इख्तलाफ करें, लेकिन वो हर दिन हर रोज़ जिस दिन से वो इक़्तिदार से बाहर निकले हैं वो मीडिया पर हैं। उनको पता है कि मैंने मीडिया पर किस तरह रहना है, मैंने कौन सी नई बात करनी है, मैंने किस तरीके से बात को घुमाना है, मैंने किस तरीके से पब्लिक में रहना है। चाहे वो जलसा करें मीडिया पर हैं, चाहे वो इंटरव्यू दें मीडिया पर है, चाहे वो टेलीथॉन करें मीडिया पर है, चाहे वो सेमिनार से खिताब करें मीडिया पर है, चाहे वो पंजाब हाउस जाए मीडिया पर हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाए मीडिया पर हैं। वो हर रोज़ मीडिया के ऊपर अपनी एंट्री लगाते हैं और नई बात करते हैं। मिसाल देता हूँ आपको, कल उन्होंने इस्लामाबाद में पंजाब हाउस के अंदर एक तकरीब से खिताब किया, एक सेमिनार से खिताब किया, और उस सेमिनार में दीगर जो बातें उन्होंने की उसके अलावा उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी एक सख्त मैसेज दिया। उन्होंने कहा जनाब हमारी टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं, हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं। ये होते कौन हैं कि फ़ोन करें और फ़ोन करके कहें कि आपने ये काम नहीं करना, या आपने ये बात नहीं करनी, या आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी? ये होते कौन हैं मुझे ये बात कहने वाले? और ये मुझे मेरा आइन इस बात की आज़ादी देता है कि मैं जो बात मैं दुरुस्त समझता हूँ उस बात का मैं इजहार करूँ। तो फिर ये रोकने वाले मुझे कौन होते हैं? इमरान खान साहब ने ये बात की कल सेमिनार में की, और ये आप अगर चाहें तो ये सोशल मीडिया पर भी उनके ये जुमले बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं, और उनकी तकरीर आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर एक चीज़ उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में की। अब वो अपनी हर तकरीर में अपना पुरानी बातें करने के साथ साथ कुछ ऐसी नई चीज़ उसके अंदर कर जाते हैं जो मौजूद बहस बन जाती है, चाहे वो अंबिया की तादाद हो, चाहे वो शिरक के बारे में इमरान खान साहब के फतवे हों, कुछ ना कुछ वो जानबूझकर एक नामुकम्मल सी चीज़ लोगों के अंदर थ्रो कर देते हैं जो मौजूद बहस बन जाती है। वो मीडिया पर रहते हैं, तकरार होती है, तारीफ़ होती है, तनकीद होती है, ऑडियो लीक्स हों, इमरान खान की तकरीर हो, वो किसी न किसी तरीके से मीडिया पर रहते हैं। दूसरी जानिब क्या है, जब इवेंट हो जाता है, कल ऑडियो लीक हुई, हर एक बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद खामोशी। ये इस तरीके से सियासत नहीं चलती। आपको अपना एक बयानिया बनाना है और उस बयानिए को लेकर कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ आगे बढ़ना है, तभी आपका बयानिया जो है वो लोगों के अंदर जड़ पकड़ेगा, अदरवाइज वो जड़ नहीं पकड़ेगा। और दूसरी सूरत वो मुलाकातें हैं जिन मुलाकातों के ज़रिए बैक चैनल राब्ते होते हैं, और उन बैक चैनल राब्तों के अंदर मामलात को तय किया जाता है, और तय करने के बाद उसके अमली इजहार का मामला आता है। मौजूदा हालात में जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि गैंग ऑफ 3 एक्टिव हुआ है, ये 3 लोग हैं, अहम शख्सियात के साथ इनका ताल्लुक है, और इसमें से एक शख्स का जो सर नेम है उसमें मलिक आता है, और वो लंदन में मौजूद हैं, और वो लंदन में बैठकर मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? मुलाकातें इसी वजह से कर रहे हैं कि जनाब ये खेल अब फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। अब यहाँ पर इस बात का फैसला करना है कि जनाब आगे कैसे चल रहे हैं। गिव एंड टेक्स हो रही हैं, लेन देन हो रहा है कि जनाब कौन आएगा, कौन जाएगा, किसका इक़्तिदार मिलेगा, किसका क्या शेयर होगा, किस तरीके से हुक्मरान इत्तेहाद को एडजस्ट किया जाएगा, किस तरीके से इमरान खान को निकाला जाएगा या इमरान खान को लाया जाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें तो तय होनी है ना, उसके बगैर तो मामला नहीं चलना।
اور یہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں گینگ آف تھری کی، اس کا انکشاف ایک اہم ترین جرنلسٹ نے کیا ہے، ایک سینئر جرنلسٹ نے کیا ہے، نصرت جاوید صاحب نے کیا ہے. اور نصرت جاوید صاحب بہت ناپ تول کے بات کرتے ہیں، وہ بہت اوتھینٹک بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ جرنلسٹوں کی اس قبیل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو افواہیں نہیں چھوڑتے، جو افواہ کو خبر نہیں مناتے. وہ خبر کو اس وقت ہی شیئر کرتے ہیں جب ان کے پاس 2-3 ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہو جائے. اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لندن کے اندر اس وقت ملاقاتیں جاری ہیں، تو مجھے اس بات پر یقین کرنے میں کسی طرح کا تامل نہیں ہے کہ یقینی طور پر لندن کے اندر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی، اور ان ملاقاتوں سے فیوچر کا جو اوپننگ ہے وہ ملے گی. اب اگر اسحاق ڈار صاحب وطن واپس آ گئے ہیں، وطن واپس آ کے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، وہ وفاقی وزیر بن گئے ہیں، تو میری نظر میں تو نواز شریف صاحب وطن واپس آئے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب نے تو واضح طور پر اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا تو میرے آنے کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لندن کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان ملاقاتوں میں یہ جو معاملات ہیں، نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کھلی سپیس نہیں ملے گی، ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک پولیٹیکل لیڈر یہاں پر موجود ہوگا، تو اسی کے روڈ میپ کا تعین کرنا ہے نا. روڈ میپ اس میں کون سا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ روڈ میپ تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک درخواست آئے گی، جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ جناب میں عدالت کے روبرو پیش ہو کے اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے راہداری ضمانت دی جائے، مجھے اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ میں جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتروں گا یا لاہور ایئرپورٹ پہ اتروں گا تو مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا، مجھے عدالت تک پیش ہونے کی، عدالت تک آنے کے لیے راہداری ضمانت دی جائے گی، اور راہداری ضمانت ان کو مل جائے گی. اس کے بعد اصل کام شروع ہوگا کہ عدالت آگے ان کی سزا کو معطل رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، ان کی ضمانت کو کنفرم کرتی ہے یا نہیں کرتی. وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو اس کے بعد وہ جیل جائیں گے یا جاتی عمرہ جائیں گے، یہ بات تو اس کے بعد طے ہوگی نا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو راہداری ضمانت چاہیے ہوگی، اور یہ راہداری ضمانت ان کو ملے گی، یقینی طور پر ملے گی، کیونکہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. اسحاق ڈار صاحب اس کی مثال ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف جب مقدمے ہوئے تھے، وہ پشاور میں موجود تھے، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت لی تھی، اور راہداری ضمانت لینے کے بعد وہ اسلام آباد آئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ مقامی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں پر جا کر انہوں نے اپنی یہ جو عبوری ضمانت ہے وہ منظور کرائی، اور پھر ابھی تک عبوری ضمانت جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ طریقہ اگر نواز شریف صاحب پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اب اگر نواز شریف صاحب پر یہ طریقہ اپلائی ہوگا تو اس کے بعد تو یقینی طور پر آنے کے بعد گھر تو نہیں بیٹھیں گے، وہ اس کے بعد اپنی جو سیاسی ایسٹ ہے اس کو دوبارہ اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش کریں گے. جب وہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو یقینی طور پر پبلک میں آنا پڑے گا، ان کو اسکرین پر آنا پڑے گا، ان کو ٹی وی پر انٹرویوز دینے پڑیں گے، انہیں میڈیا کے ساتھ انٹریکشن رکھنا پڑے گا، اور اسی کی وجہ سے وہ ایک بیانیہ بنا سکیں گے، اور اس بیانیے کو آگے لے کے چلیں گے، اور پھر اس بیانیے کو بتدریج انتخابی بیانیے میں بدلیں گے. اور اسی کے لیے یہ تمام رابطے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس سارے سینیریو کے اندر پی ڈی ایم کا ہونے والا جو سربراہ اجلاس ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ اگلے چند روز میں آصف علی زرداری صاحب بھی روانہ ہونے والے ہیں ملک سے باہر. اب ان کا ملک سے باہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دبئی جائیں گے یا لندن جائیں گے، کیونکہ اس بارے میں بھی ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ اس قسم کی بھی اطلاعات رہی ہیں کہ انہوں نے لندن جانا ہے، اور لندن جا کے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی ہے. اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے پہلے وہ جائیں گے لندن یا ابھی اگلے چند روز میں جائیں گے لندن، یہ ابھی طے ہونا باقی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آڈیو لیک سے کی وجہ سے یہ جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں بہت ساری جو تحقیقات ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. آئی بی نے بھی اپنی کچھ انویسٹیگیشنز کی ہیں، اور آئی ایس آئی نے بھی کچھ اپنی انویسٹیگیشنز کی ہیں، جس کی ابتدائی رپورٹ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر پیش کر دی گئی ہے. اور اسی سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی روشنی میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی وہ تمام افراد جو اس سارے عمل میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام افراد کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، ان سارے افراد کو بھی ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا جو اس وقت سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم پھیلانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ عمران خان صاحب
के पास पहुंची थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि जनाब तुम कौन होते हो मुझे फ़ोन करने वाले और मुझे फ़ोन करके ये बताने वाले कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी ने इमरान खान साहब के साथ भी रब्ता किया, किसी ने इमरान खान साहब को भी फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बात कही कि जनाब आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, जिसका इमरान खान साहब ने बुरा बनाया और उन्होंने इस बात का ज़र किया कि मेरे टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, आप कैसे ये बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर कुछ चीज़ें अब जो जमा हो गई हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट आ गया है और उस बॉइलिंग पॉइंट के बाद अब चीज़ों ने किसी न किसी फैसला कुन मोड़ पर पहुंचना है और इस सिनेरियो के अंदर किसान फिर एक मर्तबा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इस मौके से इमरान खान साहब क्या फ़ायदा उठाएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पिछली मर्तबा भी किसानों की वहाँ पर आमद के मौके पर इमरान खान साहब ने इस बात का इशारा दिया था कि मैं भी आपके साथ आके शामिल होऊंगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से बर वक्त मुदाखलत और मुज़ाकरात के बाद वो वाला किसान साहब तो वापस चले गए थे। अब ये एक नया ग्रुप आया है वहाँ पर और अब देखना है कि इनके साथ वो बातचीत किस अमल तक पहुँचती है और क्या इस वक्त एक खदशा जो वहाँ पर ज़ेर गर्दिश है वो यही है कि कहीं ये कोई पहला जो जत्था है वो तो वहाँ पर नहीं पहुँचा, इसके बाद इमरान खान साहब इसको ज्वाइन करेंगे। कुछ अजीबोगरीब सी खिचड़ी है जो पक रही है और इस खिचड़ी के नतीजे में कौन सी चीज़ बरामद होगी, ये इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।